हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलायंस वाला चैप्टर करा रही हूँ। जिनका भी आज एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये मैं चैप्टर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये देखना है, अगर आपने कैपिटल गेन का चैप्टर कर रखा है तो आपको मोस्टली थोड़ा बहुत रिलेशन में ही मिलेगा कि हाँ रिलेटेड है कैपिटल गेन वाले चैप्टर से ही। तब डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस में क्या है, सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी आपकी एसेट है उसकी वैल्यू में अगर डिक्रीजमेंट आ रही है, डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू बिकॉज ऑफ कि आप उसको यूज कर रहे हैं और वियर एंड टीयर की वजह से डिक्रीज हो रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे, डेप्रिसिएशन बोलोगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कौन कौन सी एसेट्स हैं जो एलिजिबल हैं डेप्रिसिएशन के लिए। तो टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट दोनों एसेट जो हैं एलिजिबल हैं डेप्रिसिएशन के लिए। अब इसमें ये देखो, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपकी बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है या फर्नीचर है। फिर हमारी होती है इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजेस या कोई भी बिजनेस या अदर कमर्शियल राइट्स जो कि सिमिलर नेचर के होंगे, ठीक है। अदर एसेट्स भी होती हैं जैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, गुडविल हैं, बट इनको जो है डेप्रिसिएशन अलाउंस के लिए क्वालिफाई नहीं बताया जाता। बिल्डिंग का मतलब है कोई ऐसा सुपर स्ट्रक्चर जिसके पास लैंड इंक्लूड ना हो, यानी ये ऐसा है कि जिसे अटैच ना हो लैंड, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर आपके रोड्स भी इंक्लूड हैं, ब्रिजेस भी इंक्लूड हैं। एक बिल्डिंग वर्ड बोल दिया, इसका मतलब इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। द बिल्डिंग इंक्लूड्स रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। बिल्डिंग नीड नॉट बी अ फुल कंपैक्ट एंड इंडिपेंडेंट बिल्डिंग, इट मे बी अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग ऑल्सो। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग यहाँ पर ये नहीं है कि एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, बट यहाँ पर ये भी है कि अगर वो बिल्डिंग का कोई भी चीज़ एक पार्ट भी है तो भी वो बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे बोला था कि जो बिल्डिंग है वो सिर्फ एक सुपर स्ट्रक्चर है एंड डज नॉट इंक्लूड द लैंड ऑन विच इट इज कंस्ट्रक्टेड। वहाँ पे वो लैंड नहीं बताई जाएगी जिस पर ये कंस्ट्रक्ट हुई है। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो डेप्रिसिएट नहीं होती है यूज करने के बावजूद, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला प्लांट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, आपकी शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स हो गई, साइंटिफिक अपार्चर्स हो गए, सर्जिकल इक्विपमेंट हैं आपके, ये जो आप यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये जितने भी चीजें होंगी ये प्लांट्स के अंदर इंक्लूड होंगी। और प्लांट्स जो हैं यहाँ पर आप एनिमल्स नहीं बोलेंगे, टी बशेस नहीं बोलोगे, बिल्डिंग्स नहीं बोलोगे, फर्नीचर एंड फिटिंग्स नहीं बोलोगे। यहाँ पे प्लांट्स में सिर्फ यही चीजें आएंगी, आपके शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक अपार्चर्स और सर्जिकल इक्विपमेंट, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना गुडविल के ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन आप अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अलाउ करने की क्या क्या कंडीशंस हैं, दो एसेंशियल कंडीशंस बता रखी हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि एसेट जो होनी चाहिए वो ओन्ड होनी चाहिए होली और पार्टली बाय द असेसी, यानी असेसी की होनी चाहिए, चाहे वो पूरी असेसी की है या हाफ भी है तो भी काम चलेगा। दूसरा, इट शुड बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ असेसिस बिजनेस और प्रोफेशन। आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तभी अलाउ होगा उसी जो आपकी एसेट है जब वो यूज हो रही है बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ असेट्स। कैपिटल गेन वाला चैप्टर किया हुआ है तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स भी आप आसानी से बोल सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स में क्या होता है कि एक ही ग्रुप ऑफ असेट्स, जो ग्रुप ऑफ असेट्स होती हैं वो एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं विद इन द सेम क्लास, तो आप उसको बोल देते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ असेट्स है। जैसे टेंजिबल असेट्स आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजेस या अदर कोई भी आपकी बिजनेस या कमर्शियल राइट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेट ध्यान रखना कि इसके आफ्टर में ही अगर आपने खरीदी हुई है या आप कह सकते हैं इसके बाद आपने ली है। 1 अप्रैल 1998। इंटेंजिबल असेट में से गुडविल अगर आपके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हो भी रही है तो भी वो इंटेंजिबल असेट से बाहर है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी ब्लॉक ऑफ असेट्स हैं इनकी जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन की वो एक प्रिस्क्राइब्ड कर रखी है, जैसे कि बुक्स के लिए 40% होता है या पूरा एक प्रिस्क्राइब्ड है डाटा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है,
आपके पास दो मेथड होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो फर्स्ट केस में ये बोला हुआ है, इन द केस ऑफ असेट्स ऑफ एन अंडरटेकिंग engaged in generation and distribution of power, depreciation may be claimed at the prescribed rates on the actual cost thereof। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपकी कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग्स हैं जो जनरेशन में या पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इंगेज्ड हैं, उसमें इंगेज्ड हैं, तो जो डेप्रिसिएशन वो क्लेम करेंगी वो एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पर क्लेम करेंगी, और इन प्रिस्क्राइब्ड रेट से जो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे वो एक्चुअल कॉस्ट पे होगा। ठीक है। सेकेंड उन्होंने बोला कि अगर ब्लॉक ऑफ असेट्स का केस है तो उसमें आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगता है और ब्लॉक ऑफ असेट्स। फिर नेक्स्ट है असेट्स एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने एसेट को एक्वायर किया, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो परचेज किया, और उसको आपने प्रीवियस ईयर में यूज के लिए डाला। इन केस अगर कोई भी आपने एसेट एक्वायर की है और उसको अपने बिजनेस में लगाया है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर, ये बात ध्यान रखना, अगर आपका जो एसेट है उसको आपने 180 डेज तक के लिए यूज किया है या उससे ज्यादा के लिए यूज किया है, तो पूरा का पूरा जो परसेंटेज होगी, जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो आपका लगेगा। बट अगर वहीं पर ही अगर आपने 180 डेज से कम में यूज किया है, ठीक है, 180 डेज से कम यूज किया है, तो उस केस में जो आपकी परसेंटेज होगी आप उसका सीधा हाफ कर दोगे। ठीक है, यानी अगर 20% है तो 10% पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, जैसे हम अकाउंट्स में करते थे ना, मंथ्स लेते थे कि जितने मंथ्स भी यूज किया हो, तो आपने मंथ्स नहीं लेने होते हैं, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगाना होता है। अगर यहाँ पे जैसे 180 डे या मोर, अगर 182 डे भी उसने यूज कर लिया, यानी 2 दिन ज्यादा भी यूज कर लिया, तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन अगर उसने 180 डे से एक दिन भी कम किया तो क्या होगा, उसका हाफ डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, जो भी आपकी असेट होगी। फिर नेक्स्ट है कंपल्सरी डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। The amount of depreciation shall be deducted in computing income whether or not the assessee has claimed the depreciation in respect of depreciation, claimed the deduction in respect of depreciation। यहाँ पर ये है कि आपने depreciation तो चार्ज करना ही करना है, चाहे आप उसकी डिडक्शन को क्लेम करें या ना करें। नेक्स्ट है मोटर कार मैन्युफैक्चर आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी मोटर कार मैन्युफैक्चर हो रही है आउटसाइड इंडिया और आपने उसको एक्वायर की है, कब एक्वायर किया है, आफ्टर 31 मार्च 2001, और आप उसको अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो अलाउ होगा उस कार के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है डेप्रिसिएशन अलाउंस टू असेसीज कैरिंग ऑन देयर बिजनेस इन लीज और रेंटेड प्रीमाइसेस। कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा कि अगर आपने कोई बिल्डिंग ली हुई है रेंट पर या लीज पर कह सकते हो, ठीक है, और यूज हो रही है पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए ही, ठीक है, बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हैं, बट आप उस बिल्डिंग के ओनर नहीं है। ठीक है, सो हाउएवर व्हेन एन असेसी इनकर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन of any structure or renovation or extension of or improvement to any building held by him under a lease or the other rights of occupancy and used for the purpose of business or profession, he will be eligible for the grant of depreciation in respect of such capital expenditure। देखो, अगर किसी भी असेसी ने उसको लीज पर या रेंट पर ले रखा है किसी भी बिल्डिंग को और उसके ऊपर वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो आपको डेप्रिसिएशन की जो डिडक्शन है वो अलाउ नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, अगर उसने उस बिल्डिंग के ऊपर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा करा है, किसका एक्सपेंडिचर, कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोला मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला है। उसने कुछ कंस्ट्रक्शन कराई है, कुछ रिनोवेशन कराई है, या उस बिल्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सटेंशन करी है, तो अगर ऐसा कुछ किया है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा किया है, तो उस केस में उसको जो है डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। ठीक है, वो एलिजिबल होगा डेप्रिसिएशन के लिए, पर यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहा हो उस बिल्डिंग को, तभी भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट और मशीनरी। अब अगर आपने कोई भी न्यू प्लांट या मशीनरी परचेज की है, लेकिन यहाँ पर आपकी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स नहीं इंक्लूड होंगे, ये ध्यान रखना, अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, जो कि आपने एक्वायर की है या इंस्टॉल की है किसी भी असेसी ने, ठीक है, और वो किस लिए इंस्टॉल की है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस में लगाने के लिए यूज की है। ठीक है, तो उसमें आप ये ध्यान रखोगे वो बिजनेस किस चीज का कर रहा है,
बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का बिजनेस है। प्रोडक्शन, कोई भी आर्टिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का जो है बिजनेस है। या फिर आप कह सकते हो बिजनेस ऑफ जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको अलाउ किया जाएगा 20% या फिर 10%। 10% इन केस अगर आपके 180 डेज से कम है। इसमें भी वही बात है कि 180 डेज से लेस देन होगा तो 10% कर दिया, यानी कि वो हाफ कर दिया उस परसेंटेज का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। उसके बाद है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अलाउ हो जाता है अगर असेसी ने कोई भी इंडस्ट्री, आप कह सकते हो कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी एंटरप्राइज सेटअप की है और उसमें क्या कर रहा है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी आर्टिकल को या किसी भी चीज़ को, लेकिन कब, आफ्टर 31 मार्च 2015। ठीक है। तो उसको जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अलाउ हो जाएगा। इट शुड बी सेटअप इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। कुछ जो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया हैं उनमें ही वो सेटअप होना चाहिए, जो भी इंडस्ट्री एंटरप्राइज वो सेटअप कर रहा है। कौन कौन से हैं? स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, इनमें से किसी भी स्टेट में कर रहा है तो ही एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको मिलेगा। फिर नेक्स्ट है, इट शुड एक्वायर एंड इंस्टॉल एनी न्यू मशीनरी। कोई भी न्यू मशीनरी को एक्वायर कर रहा है, वो इंस्टॉल कर रहा है या प्लांट को इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन अदर देन शिप एंड एयरक्राफ्ट, तो आप क्या कहोगे कि इसके बाद, कब के बाद? वही 31 मार्च 2015 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले एक्वायर कर रहा है या इंस्टॉल कर रहा है तो ही एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बोला है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो अलाउ होगा वो 35% का रेट पर होगा, और अगर यही आपने जो मशीनरी और प्लांट जो भी एक्वायर किया है या इंस्टॉल किया है, अगर आप उसको कितना यूज़ कर रहे हो, 180 डेज से कम में यूज़ कर रहे हो, तो उसको पूरा हाफ कर दोगे। तो इन्होंने 35% का हाफ कर दिया, 17.5%। फिफ्थ पॉइंट में ये बात बोल रखी है। ठीक है। उसके बाद है, जहां पर भी अगर कोई न्यू प्लांट है या कोई न्यू मशीनरी एक्वायर की गई है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर, और आप उसको यूज कर रहे हो लेस देन द 180 डेज ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, तो जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन आप अलाउ करोगे, जो भी प्रिस्क्राइब रेट होगा उसका डायरेक्ट 50% आप अलाउ करोगे। वही बात होगी, 50% बोलो या बिल्कुल उसका हाफ कर दो, सेम बात है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन असेट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी असेट की? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन असेट का मतलब होता है जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट है असेट की, वो अगर रिड्यूस हो रही है किसी भी प्रोपोर्शन से, चाहे आपको डायरेक्टली मिल रहा है चाहे इनडायरेक्टली मिल रहा है, किसी भी पर्सन या किसी अथॉरिटी की वजह से कुछ भी आपको फायदा मिल रहा है और उससे आपकी कॉस्ट अगर कम भी हो जाती है तो आप उसको एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि एक असेट है जिसको परचेज किया गया है 1 लाख में और गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी 20,000 रुपए की, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी एसएससी ने जो भी ले रखी है असेट, उसकी होगी 80,000 रुपीज की। ठीक है। अब उसके बाद है वेयर एन एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर। एसएससी कुछ भी एक्सपेंडिचर इनकर करता है फॉर द एक्वाइजेशन ऑफ एनी एसेट, एसेट को एक्वायर करने के लिए, और उसकी जो पेमेंट है या एग्रीगेट है जो पेमेंट का, वो मेड करता है उसी दिन के अंदर। ठीक है। अदर देन बाय एन अकाउंट पेइंग चेक ड्रॉन, मतलब अकाउंट पेइंग चेक के अलावा या पे ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट के अलावा या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अलावा, और उसकी जो वैल्यू है वो 10,000 से बढ़ जाती है, तो आप यहाँ पर इग्नोर कर देंगे कि एक्चुअल कॉस्ट किस तरह से आप डिटरमाइन करेंगे, वहाँ पर आप नहीं करेंगे अगर आपने कैश में दिया, एक तरीके से कह सकते हो, और उसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा हो गई। उसके बाद है अगर आप किसी भी इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर रहे हो कैपिटल असेट के अंदर और उसको बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो भी इन्वेंट्री की उस टाइम पर होगी, यानी डेट ऑफ कन्वर्जन के टाइम पर होगी। ठीक है। जिस दिन भी कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी आपकी इन्वेंट्री की, वही एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। फिर यहाँ पे है केसेस व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज अ डीम्ड फिगर और नॉशनल फिगर। क्या केस है कि अगर आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो डीम्ड फिगर है या फिर आपकी नॉशनल फिगर है। मान लो आपको एसेट एक्वायर हुई है गिफ्ट के तौर पर या फिर इनहेरिटेंस के तौर पर, यानी जो वसीयत होती है उसके तौर पर आपको हुई है, तो आप क्या करोगे? जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट होगी प्रीवियस ओनर की, प्रीवियस ओनर का मतलब है जैसे किसी भी पर्सन को जो है एसेट मिली है वसीयत के तौर पर और वो बेटा है, ठीक है, और उसको किससे मिली है? उसके फादर से मिली है, तो प्रीवियस ओनर कौन हो गया? फादर हो गए। फादर ने जिस टाइम पे एक्चुअल कॉस्ट पे करी होगी उस एसेट की आप बोलोगे, ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे जब तक ट्रांसफर नहीं हुआ तब तक। मतलब यहाँ जैसे मान लो 2015 में की थी, एसेट परचेज की थी, एक्वायर की थी, यहाँ पे एक्वायर वर्ड यूज कर लेना, और
2020 के अंदर इस एसेट को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया एज अ गिफ्ट के तौर पर, या फिर इनहेरिटेंस से आप कह सकते हो वसीयत के तौर पर। अब वो एक्वायर हुई 2020। तो जो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पर होगी, 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की गई होगी मान लो, ठीक है, एसेट मशीनरी मान लेते हैं, 1 लाख की परचेज की थी, अब उसको दे दिया गया, तो 1 लाख के अंदर आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे टिल द ट्रांसफर, जब तक ट्रांसफर हुआ है तब तक के लिए जितना भी डेप्रिसिएशन लगा होगा वो आप लेस कर दोगे। उसके बाद आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी असेसी की, आप कह सकते हो ट्रांसफरी की, जिसने उस एसेट को लिया है। अब यहाँ पर ये देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द एक्विजिशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग एक्चुअल कॉस्ट इन सच केसेस। यहाँ पे आप मार्केट वैल्यू नहीं देखोगे एसेट की, जितने में परचेज किया होगा उतनी देखोगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, देखो एक बारी। ए ने परचेज की कार अप्रैल 2019 के अंदर 1,90,000 फॉर इज पर्सनल यूज, अपने खुद के यूज के लिए, और उसने बाद में गिफ्ट कर दी एक्स को जो कि उसका बेटा था, और फुली और प्रोफेशनल यूज के लिए ही उसने जो है यूज करी है वो एसेट। उसके बाद मार्केट वैल्यू दे रखी है 1,70,000 की। अब यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया कि मार्केट वैल्यू आपने यहाँ पे कंसिडर नहीं करनी है, तो यहाँ पे आपने मार्केट वैल्यू ये कंसिडर नहीं करोगे, जो भी कॉस्ट होगी वो आप लोगे 1,90,000 रुपीज़ की, और डिम डेप्रिसिएशन 15% का, कार के ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन लगा दिया। उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन लगाया 2021 का, यानी प्रीवियस ईयर का भी लगाना है, इन्होंने बोल रखा है कंप्यूटेशन करो और प्रीवियस ईयर का लगाओ, वो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ कार आ गई। फिर नेक्स्ट है सेकंड केस। यहाँ पे केसेस हैं जहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट आपकी फिगर और नॉशनल फिगर के हिसाब से मानी जाएगी। सेकंड है परचेज ऑफ एन ओल्ड एसेट। अगर आपने कोई भी ओल्ड एसेट को एक्वायर किया है, परचेज किया है, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या होगा कि जितने का भी आपने उसको परचेज किया है, लेकिन अगर जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस एसेट की, वही असेसिंग ऑफिसर उसको अप्रूवल देंगे। अगर उन्होंने अप्रूवल दे दी तो ठीक है, नहीं तो जो एक्चुअल में मार्केट कॉस्ट होगी वही मानी जाएगी, ठीक है। एक बार इसका एग्जांपल देखो। मिस्टर ए ने परचेज किया है मशीन 1,00,000 रुपीज़ की 2014 के अंदर। ऑन 1 मई 2020 में उन्होंने क्या कर दी, वो सोल्ड कर दी अपने एक रिलेटिव को, बी को, जो कि कितने की कर दी, 4,00,000 रुपीज़ की कर दी, और मार्केट प्राइस जो है उस डेट पर 1,20,000 ही था सिर्फ उसका। अब असेसिंग ऑफिसर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा 4,00,000 को एज बीज एक्चुअल कॉस्ट, बट विल फिक्स इट एज ही डीम्स फिट इन द व्यू ऑफ मार्केट प्राइस। वो थोड़ा बहुत फिक्स कर देंगे, बट फिर भी उसको पूरा के पूरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है रीएक्विजिशन ऑफ एन एसेट। रीएक्विजिशन में क्या है, जैसे कि मान लो किसी भी पर्सन ने या किसी भी असेसी ने एक एसेट को ट्रांसफर करा दूसरे पर्सन को पिछले सालों में, और वापस उससे वो मांग ली एसेट, दोबारा से एक्वायर कर ली, तो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे बताओगे जब रीएक्वायर की गई है। तो सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो एक्चुअल कॉस्ट होगी जो पहले एक्वायर की गई है एसेट को, उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे जो भी आपका अलाउ हो गया है, और फर्दर उसके बाद आप जो भी और डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो भी माइनस कर दोगे। फिर सेकंड जो एक्चुअल प्राइस होगा एसेट का, जितने में उसने रीएक्वायर करा है, उन दोनों में से जो भी कम होगा वो वाले ही आपकी वैल्यू मानी जाएगी। क्या बोला, सबसे पहले जो उसने खरीदी थी पहले एसेट, पहला बोला कि एक्चुअल कॉस्ट जब उसने खरीदी, जो भी एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ठीक है। दूसरा, अब जब दोबारा रीएक्वायर्ड की गई है उसकी कॉस्ट, रीएक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ एन एसेट, और इनमें से कौन सा वाला ले लोगे, लेसर वाला, ठीक है, वही कॉस्ट हो जाएगी एसेट की। फिर नेक्स्ट है एसेट सोल्ड एंड रीएक्वायर्ड ऑन अ लीज। जैसे कि मान लो अब यहाँ पर एसेट पहले सोल्ड कर दी गई, और जिसको सोल्ड कर दी गई उसी ने क्या कर दिया, उसको रेंट पर दे दिया, और उसी सेम पर्सन को रेंट पर दे दिया, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उसको लोगे। डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करोगे वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग ही चार्ज करोगे। जैसे कि यहाँ पर मिस्टर एक्स ने जो है परचेज की, एक प्लांट परचेज किया 7,00,000 रुपीज़ का मिस्टर वाई से, और सेल कर दिया मिस्टर जेड को 8,00,000 रुपये में, और जो रिटर्न डाउन वैल्यू है प्लांट की उस डेट पर वो 4,00,000 रुपये थी, ठीक है। आफ्टर परचेजेस जेड ने उसी को ही लीज कर दिया प्लांट को वाई को ही, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो आपकी 4,00,000 ही ली जाएगी, ना कि 8,00,000, ठीक है, जब आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे जो एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी। उसके बाद है ओल्ड बिल्डिंग ऑफ असेसी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी।
अगर कोई भी ऐसी बिल्डिंग है, प्रीवियस कोई बिल्डिंग है आपके पास, कुछ भी ओल्ड बिल्डिंग है, आपने उस प्रॉपर्टी को बिजनेस में लेकर आ रहे हो, ठीक है, आप उस प्रॉपर्टी को बिजनेस या प्रोफेशन के लिए लेकर आ रहे हो, तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो वही होगी जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट है बिल्डिंग की, और उसमें से आप डेप्रिसिएशन का जो भी रेट कैलकुलेट किया होगा उसको माइनस कर दोगे, वही आपके बाद में एक्चुअल जो कॉस्ट है वो निकल आएगी। बस आपने इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, जिस टाइम पे जो प्लांट या जो भी आप परचेज कर रहे, जो आपकी ओल्ड बिल्डिंग वगैरह होगी, जिस टाइम भी आपने परचेज की होगी वही ओरिजिनल वैल्यू आप उसकी लोगे। जैसे कि इसमें भी एक इलस्ट्रेशन दे रखी है कि बी ने परचेज किया था 10 अगस्त 2019 को 3 लाख रुपीज़ का बिल्डिंग को, और लेट आउट कर दिया बिजनेस पर्पसेस के लिए, और फिर उसने एक पोजेशन लिया, फिर टेनेंट से सारा का सारा डेप्रिसिएशन का आपको रेट दे रखा है। क्या करोगे, सबसे पहले आप ओरिजिनल कॉस्ट लिखोगे 3 लाख रुपीज़ की, फिर डीम्ड डेप्रिसिएशन 10% का लगा दोगे, फिर दोबारा से नेक्स्ट ईयर के लिए लगा दोगे 10% का, फिर एक्चुअल कॉस्ट आपकी निकल कर आ जाएगी डेप्रिसिएशन अलाउंस के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका एक बार वो दिखा देती हूँ कंप्यूटेशन कैसे होता है, फिर हम इसको पढ़ेंगे। अब देखो कंप्यूटेशन ऑफ WDV मेथड का जो कंप्यूटेशन है वो कैसे होगा। ब्लॉक ऑफ एसेट्स फर्स्ट डे पर कितनी है, ठीक है, वो लिखोगे प्रीवियस ईयर के अंदर, फिर ऐड करोगे जो भी आपकी ब्लॉक परचेज की गई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फिर लेस कर दोगे जितना भी ब्लॉक सोल्ड हो गया है या उसमें स्क्रैप वैल्यू भी इंक्लूड होगी वो लेस करोगे, फिर आपका WDV फॉर डेप्रिसिएशन निकल आएगा, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू निकल आएगी डेप्रिसिएशन के लिए। अब रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या है, इन केस अगर आपने कोई भी एसेट एक्वायर किया प्रीवियस ईयर के अंदर तो जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो ले लोगे, ठीक है। इन केस अगर आपने कोई भी एसेट एक्वायर की है बिफोर द प्रीवियस ईयर से पहले, तो एक्चुअल कॉस्ट जो भी होगी एसएससी की फुल होगी, और उसमें से डेप्रिसिएशन जितना भी अलाउ करना होगा वो माइनस कर दोगे, और कुछ अगर अमाउंट है अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का, कोई कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो आप वो भी अलाउ कर लोगे, यानी उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद है कि अगर कोई भी इनकम है एसएससी की डिराइव्ड हुई है एग्रीकल्चर के थ्रू या इन पार्ट ऑफ अ बिजनेस ऑफ द एसएससी, तो आप WDV मेथड से प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट करोगे, फिर टोटल जो भी अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन को जो भी कंप्यूट किया गया है पूरी इनकम के ऊपर, ठीक है, उसमें से वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर दोगे। उसके बाद है डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ब्लॉक ऑफ असेट्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल असेट्स इन केस ऑफ एनी ब्लॉक असेट्स। तो आपने रिटर्न डाउन वैल्यू किस तरह से कंप्यूट करनी है, अगर आपको ब्लॉक ऑफ असेट्स दे रखा है तो आपने क्या करना है, एग्रीगेट जो भी होगा WDV का, उसमें से जो भी एसेट्स आई हैं उनको क्या करोगे, बिगनिंग में दिखा दोगे, फिर उसके बाद जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो ऐड कर दोगे, फिर जो सम अराइव्ड होगा उसमें से जो भी मनी अगर आपको कोई जैसे सोल्ड वगैरह कर दिया है, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वो सारा का सारा माइनस कर दोगे। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा रिडक्शन के बाद, वो अमाउंट जो होगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही होगा, और अगर वो अमाउंट एज पर सेकेंड अबव, यानी जो आपने ऐड किया एक्चुअल कॉस्ट अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू का जो मेथड है या आप कह सकते हैं जो वैल्यू है वो निल हो जाएगी, ठीक है। फिर जो बैलेंस बचेगा वही डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा, यानी आपने डेप्रिसिएशन को उसी के ऊपर कंप्यूट करा है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, ये मैंने आपको बता दिया है, ये जो मैंने अभी बताया है ना, ये जो आपने सी पॉइंट करा है उसी से रिलेटेड है, वही बात आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रखी है, ठीक है। उसके बाद है कि अगर आपके रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑन वैल्यू के मेथड के ऊपर, अब रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें आपने देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग के ऊपर किस तरह से रेट लगेगा, कितना % लगता है और किस टाइम पर लगता है, ठीक है। ये सारे परसेंटेजेस आपको दे रखे हैं, रेट्स जो हैं ये आपको खुद से याद करने पड़ेंगे। फिर है आपके पास प्रोविजंस जो कि आपके रिलेशन में है कि आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर या फिर एक्चुअल कॉस्ट मेथड के ऊपर, तो यहाँ पर कोई भी अगर अंडरटेकिंग इंगेज्ड है किसके अंदर, जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो जो है डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड से करें चाहे वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करें। लेकिन यहाँ पर एसिड कब एक्वायर होनी चाहिए, 1 अप्रैल 1997 को या उसके बाद, ठीक है। सेकेंड इन्होंने बोला कि कोई भी एसएससी ऑप्ट कर सकता है डेप्रिसिएशन का जो भी मेथड है वो कौन सा है, WDV मेथड ऑप्ट कर सकता है या फिर आपका जो है स्ट्रेट लाइन में यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर वो WDV मेथड को यूज़ कर रहा है तो जो भी ऑप्शन उसने चूज़ किया है तो वो आपको बिफोर ड्यू डेट ही फर्निश करना होगा अपनी रिटर्न को, ये ध्यान रखना, ड्यू डेट से पहले ही, क्लियर है। उसके बाद
सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज, अगर आपने एक बार किसी भी ऑप्शन को चूज कर लिया है, चाहे आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को चूज किया है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को चूज किया है, तो उनमें से आप कभी भी आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप चेंज नहीं कर सकते। एक ही बार आपको चांस मिलता है कि कोई सा भी मेथड चूज कर लो और आगे जितने भी ईयर्स होंगे आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने भरनी होगी वो आप उसी मेथड से भरोगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है कि जितना भी एग्रीगेट डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा, ठीक है, किसी भी डिफरेंट असेसमेंट ईयर के अंदर, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मैंने बताया था एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा हो गया तो वो नील माना जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सेल ऑफ एन एसेट। सेल ऑफ एन एसेट के अंदर अगर सेल हो रही है एसेट की एट अ लॉस के ऊपर, तो आप क्या करोगे, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर जो है, आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया और वो आपने सेल कर दी, और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो आप क्या करोगे, उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर दोगे, कुछ भी स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस कर दोगे, और फिर जो वैल्यू बचेगी वो आप बाद में रिटर्न ऑफ कर दोगे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ असेसी। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब आप रिटर्न ऑफ कर दोगे तो ही आपको डिडक्शन जो है उस डेफिशिएंसी की मिलेगी। ठीक है, आपने रिटर्न ऑफ कर दी और उसके बाद ही आपको डिडक्शन उस लॉस की, आप उस डेफिशिएंसी की मिलेगी। और अगर आपकी कोई भी एसेट सोल्ड हो गई है या डिस्कार्ड हुई है प्रीवियस ईयर के अंदर इन विच इट इज बॉट इनटू यूज, द लॉस शॉल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। जैसे प्रीवियस ईयर के अंदर ही आपका सोल्ड या डिस्कार्ड हो गया है और आपने फर्स्ट टाइम ही उसको यूज करने में लेकर आए थे, यानी अभी लाए थे और एकदम से कुछ सोल्ड हो गया, डिस्कार्ड हो गया, तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मानोगे और उसको सेल करने से जो लॉस हुआ है। उसके बाद है सेल ऑफ द एसेट एट अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट पे गई है तो आपने देखो क्या करना है, where the aforesaid asset is sold, discarded, demolished or destroyed, and the money payable in respect of such asset together with the amount of the scrap value, if any exceeds the written down value, the value shall be dealt with as under। जितना भी एक्सेस अप होगा, यानी आपको जितना भी प्रॉफिट होगा वो चार्जेबल होगा अंडर द इनकम टैक्स और इनकम ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो भी मनी आपको रिसीव होगी, और ये जो एक्सेस होगा इसको आप क्या मानोगे, कैपिटल गेन मानोगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। जब होल अमाउंट जो है करंट डेप्रिसिएशन का जो अलाउंस है, जो आपको अलाउड हो गया, वो पूरा का पूरा डिडक्ट नहीं हो रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंसी, तो जो अमाउंट बच जाता है रिमेनिंग उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। वो अभी अमाउंट पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड प्रोविजंस देखो, प्रोविजंस रिलेटेड टू डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, बिजनेस प्रॉफिट्स जो भी होंगे बिफोर डेप्रिसिएशन करंट ईयर के वो लोगे, उसमें से करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो माइनस कर दोगे, जो बिजनेस लॉसेस हैं ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस वो माइनस करोगे, और लास्ट में आपने जो ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना है। ठीक है, अब ये जो चार इन्होंने पॉइंट बोले हैं, अब यही पॉइंट ये थ्योरी में है। देखो एक बार, इफ एन अकाउंट ऑफ द इनसफिशिएंसी ऑफ अ प्रॉफिट्स जो है, पूरा का पूरा जो अमाउंट अलाउएबल हुआ है और जितना डिडक्ट हो गया वो ठीक है, जितना नहीं हुआ उसको आप नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ कर सकते हो, ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हो, और उसके बाद जो भी अमाउंट अनअब्सॉर्ब बच गया तो उसमें आप क्या कह रहे हो कि आप इनकम के किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो होली सेट ऑफ एक बार पे तो नहीं हो सकता, अगर एक बार ही में हो जाता है, और जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट सेट ऑफ शॉल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द असेसमेंट ईयर। और जितना भी अमाउंट अगर एक ही बार में सेट ऑफ नहीं हुआ, जैसे मान लो अभी वाले में सेट ऑफ नहीं हुआ था, हमने अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मान लिया, ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया, फिर वो नेक्स्ट ईयर में भी नहीं हुआ तो आप उसको फिर से ब्रॉड फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, और फिर दोबारा से सेट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है ऐड होगा डेप्रिसिएशन अलाउंस के अंदर प्रीवियस ईयर के, और आगे सक्सीडिंग टाइम में जो भी सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर्स होंगे उन टाइम में भी हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जो भी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की जो ट्रीटमेंट है वो करंट डेप्रिसिएशन का ही एक तरीके से पार्ट है। ठीक है, अब आपने मेन यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये जो सीरीज है ये सीरीज ऐसे ही चलेगी जब आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करेंगे। स्टिल अगर कोई भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बच जाता है तो वो किसी भी अदर हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में ये बात फिर से लिख रखी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक बार इसकी इलस्ट्रेशन देख लो और ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर है, फिर बिजनेस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिफोर डेप्रिसिएशन आपको दे रखे हैं, करंट डेप्रिसिएशन दे रखा है, और टैक्सेबल इनकम दे रखी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबल दे रखी है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख लिया, ठीक है। फिर उसमें से बिजनेस लॉस को माइनस कर दिया इन्होंने। फिर नेक्स्ट देखो, जो कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस थे 35,000 रुपीज़ के माइनस में थे, और माइनस में 10,000 रुपीज़ का जो लॉस था वो माइनस कर दिया। उसके बाद अनऑब्जर्व्ड अप्रिसिएशन जो बचा हुआ था करंट ईयर का वो लिया 25,000 रुपीज़ का, वो ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाद में इन्होंने क्या किया, जब कंप्यूट किया पूरा का पूरा इनकम को, तो पहले सबसे पहले क्या ली, बिजनेस इनकम, उसमें से करंट अप्रिसिएशन माइनस करोगे। उसके बाद आप क्या माइनस करोगे, बिजनेस लॉस। ये देखो ये 21 to 22 का था, और ये जो था 22 to 23 का था। फिर आप इसमें से क्या करोगे, जो बिजनेस लॉसेस हैं उनको माइनस कर दोगे। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से जो भी आपका अनअब्जॉर्ब्ड अप्रिसिएशन ऊपर बचा हुआ था वो भी माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये पूरा एक सीरीज वाइज में होता है, और आपने सीरीज वाइज में ही करना है, इधर से उधर बिल्कुल भी मत कर देना, क्लियर है। और आज ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल की नीड पड़ी थी मैंने वहाँ वहाँ करा दिए। अब मेन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर आप पेपर के लिए जा रहे हैं तो जो मैंने टेबल आपको दिखाई थी वो टेबल के आप कुछ कुछ पार्ट्स देख लेना, याद कर लेना कि कितनी परसेंटेजेस हैं, ठीक है, उन्हीं परसेंटेज के हिसाब से देना। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि अगर 180 डेज के लिए यूज़ हो रही है, आपने डेज ज़रूर गिनने हैं, 180 डेज के लिए यूज़ हो रही है, तो अगर प्रैक्टिकल आता है तो आप पूरा लगा दो। और 180 डेज से कम में यूज़ हो रही है तो आप क्या करोगे, उसका बिल्कुल हाफ कर दोगे, जितने भी परसेंटेज आप याद करके गए हैं या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ठीक है। सो यहाँ पर ये टॉपिक भी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।